अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। दुनिया भर में एक हलचल मची है और ये हलचल वो टैरिफ नाफिज करने के बाद हुई है। लड़खड़ाती रही हैं दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जब से ये इम्पोर्ट टैरिफ नाफिज हुआ है उसके बाद, और आज भी दुनिया की जो बेशतर और बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें मंदी का रुझान रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी जो इंडेक्स है वो तकरीबन 6000 पॉइंट्स तक नीचे गिरा है। और ग्लोबली ये जो इम्पोर्ट टैरिफ का निफाज है इसने हिट किया है दुनिया भर की मईशत को। अब सवाल ये भी है कि इसके बाद इम्पोर्ट टैरिफ नाफिज करने के बाद उनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज के प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी, पाकिस्तान में बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद कल से होने जा रहा है। 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में ये इवेंट हो रहा है और चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से जो वफ़द हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और पाकिस्तान में मौजूद जो कुदरती वसाइल हैं, मिनरल्स हैं, पाकिस्तान में जो कॉपर के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में जो गोल्ड के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में जो दीगर मादनियात हैं, पाकिस्तान क्या एक भारी सरमायाकारी लाने में कामयाब होगा? पाकिस्तान के पास पोटेंशियल कितना है? पाकिस्तान के डिस्प्ले में क्या कुछ है जो कल पाकिस्तान प्रेजेंट करने जा रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट नुकता ये है कि ये जो इवेंट है इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे हैं उनकी तफसीलात क्या होंगी, और अगर पाकिस्तान इसको फोकस करता है और यकसुई के साथ अपनी कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाता है तो क्या पाकिस्तान के जो तमाम मुआशी मसाइल हैं उनका हल हो जाएगा? ये भी एक बुनियादी नुकता है। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक जानिब मुज़ाकरात का शोर, बज़ाहिर जो हल्के हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात PTI के साथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन PTI के अपने बैनर के नीचे बात बात की बोलियाँ बोली जा रही हैं। कुछ पुराने लीडर्स, कुछ हालिया लीडरशिप एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, और इस सब में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की गूंज भी सुनाई दे रही है। क्या ये हकीकत है या ये फसाना है, एक प्रेशर टैक्टिक है? इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन, डॉक्टर साहब माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे गई, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं। ये अमल 2-4 रोज़ तक जारी रहेगा, उसके बाद इस फैसले को आलमी मईशत अब्जॉर्ब कर लेगी या को अपने फैसले से कहीं आगे पीछे होना पड़ेगा? अब सब इसका इक़्तिसादी और माशी पहलू है, वो तो हम डॉक्टर खाकान नजीब साहब से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो माहिर हैं इस मामलात के। ये चंद दिनों में जिस तरह ट्रंप साहब कहते हैं हालात नॉर्मल हो जाएंगे, अमेरिका अचीव कर लेगा, ये अचीवेबल टारगेट्स हैं या इसके कुछ मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसानात भी हैं जिसका सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है? तो अमेरिका का, अमेरिकन अथॉरिटीज़ का व्हाट इज़ देयर पर्सपेक्टिव? आई थिंक वो 3 चीज़ें जो हैं वो चाहते हैं की तरफ मूव किया जाए। नंबर 1, ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो उनका मुल्कों के साथ ट्रेड डेफिसिट है, अब ऑब्वियसली चाइना, जापान, उनके साथ तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के साथ भी उनका $3 अरब का लास्ट ईयर का एक ट्रेड डेफिसिट है। हमने $5 अरब की सामान भेजा, उनसे हमने $2 अरब इंपोर्ट किया, तो देख $3 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। वो इसको कम करना चाहते हैं। ये इरशाद साहब जो डॉक्टर साहब ने नुक्ता उठाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तो अपने ट्रेड डेफिसिट कवर करना चाह रहा है, दूसरा जो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और उसको भी इन्हेंस करना चाह रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, और इसमें सप्लीमेंट्री ये भी है कि जो ह्यूमन पावर और मैन रिसोर्स अमेरिका में है क्या वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि अमेरिका ये सब कर पाएगा? राइट, सो पाकिस्तान, तीसरी चीज़ है वो चाहते हैं, तो इसमें क्या है, मतलब फ़ोन्स बाहर बनते हैं, गाड़ियाँ बाहर बनती हैं, अपैरल बाहर बनता है, जो जूते हैं वो बाहर बनते हैं। सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग है जो बाहर, पर ये सारा जो है डिज़ाइन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ये सारा थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। सो दे हैव द हाई एंड लेबर जो $1000 महीना एंड $5000, $10,000 है, एंड देन ये जो आउटसोर्स हुआ है ये हमारा मुल्क $100 की लेबर फराम करता है और बाकी कुछ मौलिक 300-500 तक की लेबर फराम करते हैं। तो एक तो ये बात है कि ये एक जाविया हमें क्लियर हुआ। अब इसको करने का क्या तरीका था? उनका ख्याल ये है
कि वो जो टैरिफ्स उन्होंने कहा है वो उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को निकाल के टैरिफ्स, जैसे उन्होंने कहा 58% पाकिस्तान का है, ये खाली ट्रेड डेफिसिट नहीं है। मैं पाकिस्तान की मिसाल ले लेता हूं तो बात क्लियर हो जाएगी। ये खाली ट्रेड डेफिसिट से भी नहीं निकाला, इसमें नॉन ट्रेड बैरियर्स भी हैं जो कोई पाकिस्तान में अभी समझ नहीं पा रहा। इसमें कस्टम्स ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, ये बहुत सी चीजें वो तो है ही हैं, पर जो कस्टम्स की कबातें हैं, जो रेगुलेशन की कबातें हैं, जो हम SROs इशू करते हैं वो कबातें हैं, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्वालिटी की कबातें, ये सब डालें तो ये बन रहा है कि जी 58% टैरिफ है। सो अब इसको आगे कैसे लेके चलेंगे? देखिए, कुछ ममालिक तो रेसिप्रोकली टैरिफ्स को नीचे करना चाहते हैं, उन्होंने इंटेंट भी दिया है। इस वक्त जो US ट्रेजरी के सरबराह हैं जो वो कह रहे हैं, अगर आप उनकी बात माने तो वो कह रहे हैं कि हम 50 ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ नेगोशिएशन में है। आई हैव नो रीजन टू डाउट कि वो ये जो कह रहे हैं वो नेगोशिएशन का वर्ड इस्तेमाल करें या एंगेजमेंट कहने में है। आई रियली होप कि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक हो, बिकॉज पाकिस्तान की तो पोजीशन बड़ी क्लियर है इस पे, और मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है जो होनी चाहिए, एटलीस्ट व्हाट आई थिंक होनी चाहिए। बाकी कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स में चले गए हैं, ये सिस्टम से वर्कआउट तो करेगा, बट ये एक सिस्टम को शॉक लगा है। मार्केट्स क्यों गिरी हैं? मार्केट्स के गिरने की फॉलोइंग वजह है। देखिए, एक तो जो US है उसमें जो रिसेशनरी फियर्स और प्रोबेबिलिटीज हैं वो 50% को तजावज कर गई हैं। जो ग्लोबल ग्रोथ का फ्रेमवर्क है उसमें लग गया है कि अगर 3% के करीब ग्रो करनी थी, ग्लोबल ग्रोथ आनी थी 180-90 मुल्कों की मिला के, वो अब इतनी नहीं आएगी और 2% के करीब आएगी। ये जो शॉक लगा है, और अब मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं तो वे समझती हैं कंपनीज की अर्निंग्स खराब हो जाएंगी। अगर आईफोन 1500 की बजाय 2300 का होगा तो लोग नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान का जो बना हुआ अपैरल है वो $100 की बजाय $120 का होगा तो डिमांड टूट जाएगी। तो डिमांड टूटेगी, अर्निंग्स टूटेंगी, तो लोग ये समझते हैं कि कंपनीज के हिस्से की कीमत कम होगी, ओवरऑल ग्रोथ कम होगी, तो डिमांड जब कम होगी तो लोगों की सैलरीज कम होंगी। सो ये इस तरह की एक डायनामिक सिचुएशन बन गई और बहुत से मूविंग पार्ट्स आ गए हैं। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान $5 अरब की लास्ट ईयर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, सर्जिकल गुड्स, रग्स, ये चीजें एक्सपोर्ट की थी पाकिस्तान ने। ठीक है, मतलब ये कायम है। इसमें एक हिट हो सकती है इन शॉर्ट रन। वो हिट क्या है? अपैरल महंगी हो गई, उन्होंने घटा दिया। फौरी तौर पे पाकिस्तान को अभी भी मैं कहता हूं ऑर्डर्स में कमी भी आ गई होगी, और ये भी होगा कि होल्ड कर जाएं, और ये भी होगा कि मार्जिन कम करें। क्या करना है? करना ये है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ये करना है कि प्रोडक्टिव होना है। एनर्जी की कीमत कम हुई है, तेल की कीमत कम हुई है, बिजली की कम हुई है, मार्कअप कम हुआ है, सो फौरी तौर पे प्रोडक्टिव होना है। आपका टैरिफ 29% है। गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को निगोशिएट करना है। गवर्नमेंट को सिस्टमैटिकली एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या है? बड़ा सादा है। आप उनसे क्या मंगवाते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग है। आप कॉटन मंगवाते हैं, इस दफा 6 मिलियन बेल्स कॉटन चाहिए ना आपको? चाहिए आपको, आप मंगवा लें उनमें से जो लास्ट ईयर हमने $700 मिलियन की मंगवाई थी, अब फिर उधर से आ जाएगी। फिर स्टील एंड जो मशीनरी है, स्टील और स्टील की प्रोडक्ट्स भी मंगाते हैं, मशीनरी भी मंगाते हैं ना, हम वो मशीनरी बना सकते हैं, सो उस पर भी हम बात की जा सकती है। आप तीसरा वहां से एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारी चीजें मंगवाते हैं। हम नहीं बना सकते, हमारा कोई कंपेटिटिव एज नहीं है वहां पे, यहाँ पे इस चीज में आप उस पर भी बात कर सकते हैं। सो अब बात आपको यहाँ होना शुरू हो जाएगी। आप पाम ऑयल मंगाते हैं, उसका एक रद्दो बदल है सोयाबीन ऑयल, वो भी आप US से मंगवा सकते हैं। सो बात यह है कि इन टैरिफ्स पे आपने क्या करना है। नाउ दैट्स द स्ट्रेटजी जो अथॉरिटीज ने। डॉक्टर साहब, आई रियली होप कि हम ऑलरेडी बात कर रहे होंगे इस पे। डॉक्टर साहब ज़रा कता कलाम माफ़, मसला ये है कि जो चीज़ें हम अमेरिका से मंगवाते हैं जो हमें वारा खाती हैं, और जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं वो चूँकि अमेरिका के मुकाबले में सस्ती हैं, अमेरिका में लेबर महंगी है, अमेरिका की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो क्या अब हर चीज़ हम अमेरिका से मंगवा सकते हैं और वो हमें वारा खाती हैं? तो जो चीज़ें मंगवाते हैं, रॉ कॉटन की कीमत तो इंटरनेशनल होती है, तो उसमें तो कोई शायद सब डिफ़िकल्टी नहीं है। एक बात हो गई। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं US से, ये भी प्राइस कंपैटिबल है, मंगवा सकते हैं। आयरन एंड स्टील में मैं ये बात मांग सकता हूँ कि कहीं से कीमत कम होगी, चलें उस पर हम इतना नहीं करेंगे। ऑप्टिकल, फोटो मटीरियल, टेक्निकल मटीरियल, मेडिकल इक्विपमेंट,
मेडिकल एपरेटस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये भी इंटरनेशनल कीमत पे हैं। तो इनमें अब आपने उनको इंसेंटिवाइज कैसे करना है, क्या आपने अपने टैरिफ को एडजस्ट करना है, इसका फॉर्मूला भी जरूर सामने आ गया होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिनके टैरिफ्स आपसे ज्यादा आ गए हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स, आर दे गोइंग टू नेगोशिएट इट, बिकॉज ये आपके कंपेटिटर हैं। इंडिया के साथ तो आप 8 पेस हैं, वो 26 पे हैं, आप 29 पे हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है वहां पे। सो वो क्या करने जा रहे हैं। अब बात आके आपके मुल्क की यहाँ रुकी है कि ये काम तो गवर्नमेंट ने करने हैं, पर मैं फिर कहता हूं कि मुल्क की जब तक, और मैं हमेशा जब भी फैसल आपसे गुफ्तगू करता हूं, ये हमेशा कह के जाता हूं, जब तक मुल्क की डोमेस्टिक कंपेटिटिवनेस, जिसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन वर्ल्ड्स बेस्ट से बहुत कम हो, 1/3 के करीब हो, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। अगर हमारा अपना प्रोग्रेसिव फार्मर बेहतर कर रहा है और हमारा नॉन प्रोग्रेसिव नहीं कर रहा, तो इसको सोचना पड़ेगा। फिर मेज और राइस को गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाला हुआ है। कभी भी ना मेज की शॉर्टफॉल होती है, ना राइस की शॉर्टफॉल होती है, इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। $3.5 अरब की पिछले साल राइस बेची थी। शुगर केन और कॉटन, ये कौन चलाता है पाकिस्तान में? स्टेट चलाती है, खरीदती भी है, प्राइस भी सेट करती है, बाहर भी जाने की इजाजत देती है। आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ही पड़ा रहता है मुल्क कि बेचती, ले ली, सस्ती आ गई, महंगी हो गई। आप जो बात कर रहे हैं वो तो हमारे जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, आपने बड़ा हमेशा आप उसका अहाता करते हैं कि हाउस इन ऑर्डर करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अभी हैंड्स ऑफ कैंपेन ट्रंप के ख़िलाफ़ वहाँ शुरू हुई है कि इंटरनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। 50 के करीब ममालिक के सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी अमेरिका की इंगेजमेंट कुछ ज़्यादा होंगी, प्लस जिस तरह स्टॉक मार्केट ने बिहेव किया है, आप क्या समझते हैं कि गिमिक्स हैं ट्रंप की तरफ से उसने खेली है, या प्रॉपर वो कैलकुलेटेड है, ये सस्टेन करेगा, ट्रंप जो रजीम है वो इस पर रिस्ट्रिक्ट रहेगी और अमेरिका जो चाहता है वो करेगा? देखिए, आई थिंक माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वुड फॉलोइंग, बहुत से टैरिफ निगोशिएट करेंगे उनके साथ या एंगेज करेंगे, और कहीं ना कहीं आके जो एक चीज है वो सेटल होना शुरू होगी। वो कब होगी? क्या 9 तारीख को कई ऐसे ममालिक होंगे जिनके टैरिफ डिले हो जाएंगे। दैट विल बी as one says के the defining factor। अगर तो ऐसा होता है कि किसी मुल्क का डिले हो जाता है, तो then you know कि there is a negotiation which is happening। अब ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, कई मुल्क जो रिटेलिएटरी में चले जाएंगे, उनके साथ आई थिंक ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गई हैं। 10% मार्केट नीचे चली गई है, करेक्शन टेरिटरी। एक होता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब है 20% करेक्शन। फैसल, नैस्डैक जो हैवी टेक हैवी है वो 20% करेक्ट हो गया यूएस का। जापान मार्केट 20% गिर गई है। सो ऑब्वियसली डिसरप्शन बड़ी है। अच्छा, जब ये फाइनेंशियल डिसरप्शन आती है तो एक और चीज अब सामने आना शुरू हुई है कि कल जो यूएस उनका सेंट्रल बैंक है, उनके जो सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी, यानी कि जो कीमतों के बढ़ने की वहां पे रफ्तार है वो नीचे आएगी, तो हो सकता है जो रेट कट्स हैं वो डिले हो जाएं। सो ये बहुत से मूविंग पार्ट्स इसमें आ गए हैं। इन सब मूविंग पार्ट्स को सेटल होना है इवेंचुअली। जो लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो स्टे पुट करना चाहिए। 2008 का जीएफसी का क्राइसिस, 2000 ये जो हमारा 17, 18, 19, 20 का क्राइसिस आया कोविड का, दोनों के बाद मार्केट्स जब वापस आई हैं तो वो कई कदरे बेहतर थी कंपेयर टू जब वो क्राइसिस में गई। तो एक तो उनको रहना चाहिए। जो डे ट्रेडर्स हैं, जिनको मार्जिन कॉल्स आ गई हैं, मार्केट्स इसलिए भी गिरी हैं फैसल। मार्जिन कॉल का मतलब है फैसल ने शेयर लिया एक कंपनी का, बैंक को रखवाया, 100 रुपए का शेयर था, 50 रुपए बोरो किए। जब 50 रुपए आपने कोलैटरल रखवाया तो वो अगर उसकी कीमत रह गई 30, तो बैंक ने कहा भाई आप या तो शेयर बेचिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने जाके शेयर बेचा तो आपने 70 रुपए का बेच दिया। सो मार्जिन कॉल आई। फिर कई लोग रिस्क ऑफ चले गए हैं। वो कहते हैं नहीं यार, हम इतने टर्मोइलिश मार्केट में नहीं रह सकते, जब मार्केट सेटल करेगी हम महंगा खरीद लेंगे पर दोबारा खरीद लेंगे। बहुत से जो फंड मैनेजर्स हैं, एंड आई स्पीक विद देम इंटरनेशनली बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन दीज मार्केट्स, वो रिस्क ऑफ इसलिए चले जाते हैं कि उनके टेक्निकल्स जो हैं उनको इतना बड़ा रिस्क लेने में अब अलाउ नहीं करते। सो वो रिस्क ऑफ चले जाते हैं, वो भी टेक्निकल सेलिंग कर देते। तो अभी ये सारी सेलिंग जो है वो निकल रही है मार्केट से, ये निकलती रहेगी, कुछ दिन में ये भी सेटल हो जाएगी। और तब तक लेट्स होप के वी
वी हैव सम सेम्बलेंस। जी डॉक्टर साहब, अब बिजली की कीमतें हमने कम की, पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो रही हैं, उसका भी हमें बहरहाल फ़ायदा हो रहा है। क्या हम ये जो धचका एक तरह से लगा है, इसको बर्दाश्त करने की हमारी मईशत पूरी ताकत रखती है, क़ुव्वत रखती है? एक बात, क्या इसका दबाव हमारी करेंसी पर आ सकता है? और क्या अपनी बरामदात को बढ़ाने के लिए और इंडिया के साथ, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम और ताइवान तो हमारे मुकाबले से निकल गए, उनकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए और इंडिया से मुकाबला करने के लिए हमें करेंसी डीवैल्यू करने की तरफ भी जाना पड़ेगा या जाना पड़ सकता है? सो कई आपने फंडामेंटल सवाल सामने रखे। एनर्जी प्राइसेस के कम होने, जो 22% का रेट है उसका 12% होने, और इंटरनेशनल तेल की कीमत कम होने, ये तीन चीजें जो है टेल विंड दे रही हैं हमारी इंडस्ट्री को। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मतलब दिस इज क्रिस्टल क्लियर, और ये बड़ी गुंजाइश है। 17% आपकी बिजली की कीमत कम हुई है इस क्वार्टर के लिए। तेल जो है जितना कम हुआ है उससे ज्यादा कम हो जाना है, बिकॉज अब तो $60-62 पे है। पिछले दिनों जब ये कम हुआ तेल तो वो $72 पे था, तो $10 तो यही निकल गए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट आया है। अब इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस होती तो जो अभी $4 अरब की आइडल कैपेसिटी पड़ी है या कुछ $6 अरब की आइडल कैपेसिटी पड़ी है, टर्फ के अंडर इतनी कैपेसिटी लगी है, उसको यूटिलाइज कर जाते। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अब तो कुछ संभाल लिया है हमने, सो हमने compete करना है। पर ये जो लोग बहुत से समझते हैं ना कि किसी तरह हम वियतनाम चूंकि ज्यादा है तो हम उसका बेनिफिट ले जाएंगे, यार दोज कंट्रीज विल रिएक्ट वेरी क्विकली। दे आर नॉट गोइंग टू सेट इट से कि हम 56% या 45% या बांग्लादेश 37% पे रहेगा। दे आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी क्विकली एंड कम ऑन टू सम टर्म्स कि ये 9 तक आगे बढ़ जाएं उस चीज पे। पाकिस्तान को भी चाहिए और हूँ इस बात पे कि कोई पर्चा जो है वो लेकर वफ्द जो है आगे जाएगा वॉशिंगटन और गुफ्तगू करेगा कि यार इसको क्या करना है। हमारी इंडस्ट्री मुतहमिल नहीं हो सकती इरशाद साहब, ये वैसे ही कुछ $100 मिलियन का शॉर्टफॉल आ जाना है एक्सपोर्ट का अगले चंद माह में, बिकॉज ऑर्डर्स कैंसिल होंगे। सो ये रिएक्टिव चीजें बहुत क्विकली करनी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ब्रीफली ये भी कमेंट कर दें, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो है वो कल उसका इवेंट हो रहा है, कल और परसों। अब बहुत से ममालिक आ रहे हैं, डेलीगेशंस आ चुके हैं, इसका एक्सपोजर क्या है और सरमायाकारी का स्कोप कितना है पाकिस्तान के लिए? देखिए यार, मैंने हमेशा कहा है, मैंने एक पर्चा लिखा था कुछ अर्सा पहले फैसल, उसका नाम था रॉक्स एंड क्रॉप्स। 2022 में लिखा था, अभी ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मीडियम टर्म में अगर कोई चीज़ आपको इम्पेटस दे सकती है और आप इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं तो वो एक रॉक्स हैं। रॉक्स का मतलब ये है कि बलूचिस्तान जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। आपको फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, इंगेज करना है। रेकोडेक का क्लीन अप जो है उसने हमें एक अच्छा स्टार्ट दिया है। $1 अरब की तकरीबन रेकोडेक से 2029 में चीज़ शुरू कुछ हिस्से में अब सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान लिथियम भी है हमारे पास, क्योड़ा में माइंस भी हैं सॉल्ट की। सो ये सब कुछ मौजूद है, पर ये सब कुछ रिसोर्स कर्स की बजाय रिसोर्स बेनिफिट हो इस 25 करोड़ आवाम के लिए। और ये बड़े बड़े फिगर्स में नहीं देता कि कितने 100 ट्रिलियन का हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, बट ये निकालना बड़ी कंपनीज का काम है। BHP, बैरिक गोल्ड, इनको लाना है और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बलूचिस्तान का है उसको ठीक करना है। वहाँ पे नौकरियां क्रिएट करनी है। हमने बड़ा अच्छा रिंग फेंस किया है रेकोडेक को और उसमें सिक्योरिटी भी फराम की है और आगे भी बढ़े हैं। अब उसकी इन्वेस्टमेंट करें। वो तो कुछ होल्स हैं ना यार, बहुत से और होल्स हैं जो कि पड़े हुए हैं। तो ये सारे काम करने हैं। ग्रीन एनर्जी का भी मटीरियल है हमारे पास, लिथियम, ग्रीन एनर्जी, वो भी पड़ा हुआ है। यूएस भी ढूंढ रहा है उसको। सो पाकिस्तान का 2 से 4 से 5 साल में इसमें ये फ्यूचर है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए इतना बड़ा एक बना दें। रेकोडेक इज 1 to 2 years जी। So you know we need to think about these things very seriously. डॉक्टर साहब बड़ा डिटेल आपने बताया। आने वाले प्रोग्राम्स में हम कार्बन क्रेडिट्स पे भी आपसे रानुमाई और उसका पोटेंशियल पे भी बात करेंगे। फिल वक्त के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम कहेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हनान साहब ने, जियो साइंटिस्ट हैं और ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि कल पाकिस्तान में एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद है। अब बहुत बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान उनके वक्त पहुँच चुके हैं। कल ये जो एक्सपो हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, इसमें पाकिस्तान के डिस्प्ले में क्या है? हाँ, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से बताते चलूँ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, माइनिंग हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस तरह का इवेंट 2023 में अगस्त में हुआ था और उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आया। सो पाकिस्तान के डिस्प्ले में हमारे जो तमाम प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट हैं, पाकिस्तान की तमाम माइनिंग कंपनीज हैं, पाकिस्तान के जो स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल माइनिंग की प्लेयर्स हैं, वो एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। दे विल बी हाईलाइटिंग कि पाकिस्तान में कौन कौन से मेटालिक रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी लीजेस हैं, उसमें कितना पोटेंशियल पड़ा है, कौन कौन सी ऐसी माइंस है जो डेवलप हो रही हैं, कौन सी ऐसी माइंस है जो अंडर डेवलप हो रही हैं। तो पूरे पाकिस्तान से इसमें लोकल प्लेयर्स, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इदारे और प्राइवेट इदारे इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के जो मिनरल पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करेंगे। इसमें बहुत सी एग्जीबिशंस हैं, इसमें स्पॉन्सरशिप्स हैं, PMDC है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। तो पूरा पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान, जिसमें पूरा हिमालय, गिलगित, सवात, हुंजा, स्कर्दू, फिर पूरी चित्राल की बेल्ट, वजीरिस्तान से जब नीचे मुस्लिम बाग की तरफ आते हैं, कोयटा से नीचे जो पूरी चागी बेल्ट है, तो और उसके बाद सिंध में जो थरकोल के रिसोर्सेज हैं, सॉल्ट रेंज में सीमेंट प्लांट है, लाइमस्टोन है, ये पूरी जितनी मिनरल्स कमोडिटी है, तो यहाँ से डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं जो कि एग्जीबिशन करेंगी। तो हमारे पास अगर आप ये पूछें कि इस मिनरल समिट पे दिखाने को क्या है, तो बहुत कुछ जो है। और पाकिस्तान का जो मिनरल रिसोर्स है ये हमेशा से अनटैप रहा है और अभी माइनिंग में पाकिस्तान ने जस्ट स्टेप इन किया है। और ये जो इवेंट होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रही है और इसमें खुशाइन बात यह है कि इसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। मिनरल जो सेक्टर है ये बहुत लेट से डेवलप होने जा रहा है, लेकिन ये बड़ा खुशाइन बात है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो मेटालिक रिसोर्सेज पे हैं। इसमें आपको मैं बताता चलूँ, यूनाइटेड स्टेट से लोग आ रहे हैं, कनाडा से बेरी गोल्ड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सैमोस माइनिंग सोल्यूशन, BHP, रियो टिंटो एंड मेनी अदर ग्रुप। सिमिलरली यूरोप से लाजार्ड, वुड मैकेंजी, जर्मन DMT ग्रुप, रशिया से जियोलॉजिकल सर्वे, चाइना से लोग आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया का सऊदी बादल ग्रुप। डॉक्टर साहब कतकलान माफ, 23 में हमने ये किया, इस तरह का एक इवेंट किया, उसके बाद क्या प्लेजेस आए, क्या कितनी इन्वेस्टमेंट आई और अब हम क्या तवक्को कर रहे हैं? हमारे यहाँ आमतौर पर शिकायत जो बाहर के इन्वेस्टर को है वो ये है कि पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से एक ओवरव्यू दे दिया जाता है, जिसके बाद हमें ये फ़ैसला करने में आसानी नहीं होती कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है, उसके तकाज़े पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाँ, उसमें दो चीज़ें बताता चलूँ कि आज से काफ़ी साल पहले आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल बजा है, ऐसा ही होता था क्योंकि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला जो है, एक रूल है कि जो मिनरल्स हैं वो प्रोविंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रोविंसेस कहा कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखना पड़ता था, तो उसमें मल्टी चैनल रिसोर्स डेवलप होता था। लेकिन अब जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है SIFC की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके थोड़ी सी अफादियत आपको बताता चलूँ कि इसमें अब ये हो गया है कि जो भी लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर आएगा उसकी इन्वेस्टमेंट को मेक श्योर किया जाएगा। SIFC तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लीज ऑनर्स है, लीज को वो इशू करेंगे, उनको और इन इन्वेस्टर को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। और इसके अलावा ये SIFC फैसिलिटेट क्या करेगी, एक एक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन एक्ट, वो स्मूथलाइन करी। हमारी जो एक मिनरल पॉलिसी थी 2013 की, उसमें अब एप्लीकेबल उसको एक्सेप्टेंस करवाया जा रहा है क्योंकि ये ऐसी मिनरल पॉलिसी है जो कि ग्लोबली कम्पीट कर सकती है। तो अब हालात काफी बेहतर हैं, अब इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। SIFC एक ऐसा डिपार्टमेंट बन गया जिसने एक ब्रिज का काम अदा किया है बिटवीन द फॉरेन इन्वेस्टर। सो ये जो PIFA एक्ट है ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फ्री इकोनॉमिक जोन, रिबेट इन टैक्सेशन अप्लाई करेगा। तो अब काफी चीजें, और इसमें एक आपको बताते चलूं कि SIFC के तावत से हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं ये अब एक माइनिंग कैडेस्टर मैप बना रहे हैं। एक मैप ऐसा नक्शा होता है जिसमें तमाम प्रोविंसेस में जितने भी मिनरल्स कमोडिटीज हैं उनकी लीज एरियाज होंगे,
उनके एकड़ लिखे होंगे, उसमें ये भी लिखा होगा कितना रिसोर्स है। सो कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो इस चीज को देख के वो उसमें लीज के लिए अप्लाई कर सकता है। ये चीज, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अब ये चीज 2023 के बाद बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। और इसकी आपको मैं कड़ी बता दूं कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है वो इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारी ऑयल एंड गैस के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं जो माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, और बहुत से प्राइवेट सेक्टर वो अब इस मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अब जब चीजें सिस्टमेटाइज हो रही है, गवर्नमेंट और जो हमारे इदारे हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, सो थिंग्स आर रेगुलराइज। क्योंकि पूरी दुनिया में, डॉक्टर साहब मैंने काम किया है तो उसमें ये होता है कि पूरी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। सो SIFC का बनना, इसने एक अच्छा रेगुलेटर का काम अदा किया है, लोगों की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात। और इसलिए आप देखें पूरी दुनिया से लोग अचानक पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, और इसमें एक दिन में तो डेफिनेटली डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन ये जो इनका आना है इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जी सही है। किस कदर प्लेजेस मुमकिन है या मुतवक्के हैं आपके ख्याल में? इसमें देखें, आपको मैं बताता हूं, जो माइनिंग जो है दुनिया में एक आसान काम नहीं, खासकर मेटालिक रिसोर्स के माइनिंग। इसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम अपने मिनरल सेक्टर की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि मिनरल्स का होना और मिनरल्स का वहां पे इकोनॉमिकली होना, ये दो अलग चीजें हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कॉपर बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि कॉपर किस ग्रेड का है। ये ना होना कॉपर की एक्सप्लोरेशन पे हम बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करें और कल को जब कॉपर को प्रोसेस करें तो उसकी वो वैल्यू ना आए। सो एक प्रॉपर प्री फिजिबिलिटी स्टडी और जियोलॉजिकल स्टडीज होती है। फिर ड्रिलिंग से, इनिशियल ड्रिलिंग से हम रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उसके बाद हम उसकी एक वैल्यू बताते हैं कि इतना प्रोसेस होगा। पहले ये होता था, आपको पता है कि हम सारी जो ओर है हम फॉरेन कंट्रीज में भेजते थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जितनी इन्वेस्टमेंट मिनरल को डेवलप करने में लगती थी उससे डबल इन्वेस्टमेंट लगती थी उसको ओर को प्रोसेस करवाने में। तो अब आपको बताते चलूं कि जो वजीरिस्तान में मोहम्मद खिल कॉपर प्रोजेक्ट है, FWO की माइन है, मीडो की, ये लोग चाइनीज के साथ मिलकर हमने एक लोकल प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। इसी तरह बेरी गोल्ड के केस में जो रिकोटिक माइन है इसकी भी प्रोसेसिंग विद इन पाकिस्तान होगी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जो और है अगर हम उसको बाहर भेजेंगे तो रॉ वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये वो स्टेप्स हैं जिस इस सेक्टर में पाकिस्तान को डेवलप होने, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में आप बहुत पीछे थे पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत से अनटैप एरियाज़ हैं, आप बता रहे हैं कि मैप आएगा उससे हमें समझ आ जाएगी और हम बहुत इजीली वन विंडो हो जाएगा एक तरह से इन्वेस्टर के लिए। आपने लोकल प्रोसेसिंग प्लांट की भी बात की है, लेकिन जो कंपनीज आती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं, ख़ुद भी मुनाफा कमाती हैं, सरकारी ख़जाने को भी मुनाफा देती हैं, लेकिन जो स्किल्स ट्रांसफ़र है, इससे पहले जो रेकॉर्डिक है या दीगर जो माइनिंग हुई है उसमें किस हद तक ट्रांसफ़र हुई है, और अब लोकल लोगों को स्किल ट्रांसफ़र के लिए क्या स्ट्रेटजी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक जियो साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। आपको बताता चलूँ कि जब से बेरी गोल्ड आई है, इन्होंने सबसे पहला काम किया, इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। साहब, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि जो लोकल कम्युनिटी है, कंपनीज वहाँ पे आती हैं, सोशल सेक्टर में काम भी कर लेती हैं, वहाँ वो एक पोर्शन जो उन्होंने बाय लॉ लगाना है वो भी लगा देती हैं जी, और उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना देंगी, स्कूल भी बना देंगी, लेकिन स्किल ट्रांसफ़र में कहीं ना कहीं ज़ाहिर है स्टेक्स होते हैं उनके। जी डॉक्टर साहब, वही सवाल है कि स्किल ट्रांसफ़र के लिए अब क्या हिकमत अमली है? हाँ, स्किल ट्रांसफर के लिए देखें, जो भी कंपनी आती है वो सबसे पहले स्किल को डेवलप करते हैं। आप देखें जो फ्रंट मैन है वो जियोलॉजिस्ट और माइनिंग इंजीनियर्स हैं। सो मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, दिस इज द ग्रुप जो कि पूरी दुनिया में माइनिंग का बहुत बड़ा नाम है। और हमने पाकिस्तान में क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, हमने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उनको फ्री ट्रेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने बलूचिस्तान में ट्रेनिंग दी है उनके साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में। तो ग्लोबली भी काम कर रहे, जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ स्किल ट्रांसफर करते हैं। अगर आप FWO को देखें, एक कंपनी है NRL, नेशनल रिसोर्स लिमिटेड, ये हमारा जो फातिमा ग्रुप है और ये लकी ग्रुप है, इनसे मिलकर बना है। सो इस पे जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हायर हो रहा है, उनको वो ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो अप टू लेटेस्ट नॉलेज स्किल बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है और लोगों को शौक भी है, वुमन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है इससे, और बहुत ज्यादा जो है जो यंग जनरेशन है वो IT की तरफ उनका रुझान है। तो स्किल ट्रांसफर बहुत ज्यादा है। और इसमें आने वाले दौर में जब भी ऐसे मिनरल समिट्स होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर से JVs के फॉर्म में हमें बहुत कुछ टेक्निकली सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एडवांस कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होते हैं। तो उसमें
इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम उनसे उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और आगे ट्रेन करेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ग्लोबल मॉडल ये है कि उसमें जो टैक्सेशन होती है, टैक्स का कुछ % जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे लगाया जाता है, एकेडेमिया को बूस्ट किया जाता है। और ये इनवर्ट जो एकेडेमिया तैयार होगा मार्केट की नीड के मुताबिक, ये अगले 5 साल में उस इंडस्ट्री की नीड बनेगी। सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब, आप हमारे साथ मौजूद बता रहे थे। इरशाद साहब, दुआ गो हैं, कल से ये जो एक्सपो स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान के हालात जो हैं, मुआशी हालात, उसमें एक बड़ा पॉजिटिव ये जो सेगमेंट है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो। और ये डेफिनेटली काफ़ी कोशिशें इसमें, और अब देखते हैं कि इसके बाद अब जो प्लेजेस हैं वो किस हद तक होती हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। प्रोग्राम का टाइम इरशाद साहब ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।